आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि विद्यावाती ब्रज प्रदेश के प्रचार विभाग का जो केंद्र है, माधव संवाद केंद्र, उस केंद्र पर विद्यावाती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री यतीन्द्र कुमार जी शर्मा आज अपने मध्य उपस्थित हैं। उनका विद्यावाती ब्रज प्रदेश प्रचार विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि विद्यावाती का कार्य विश्वव्यापी है और एक ऐसी संस्था जो सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से समाज को अपना सहयोगी मानकर यह कार्य निरंतर कर रही है। शिक्षा के साथ साथ बहुत से ऐसे अनेक कार्य हैं जिनकी ओर समाज का ध्यान दिलाना, बच्चों को मोटिवेशन देना, उनको निर्देशित करना, उनको भविष्य के लिए तैयार करना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक आयाम हैं जो विद्यावाती ने अपनी ओर से लिए हैं। स्वदेशी का एक ऐसा विषय जो विद्यावाती ने अपने प्रारंभिक काल से ही इसे लिया है और लगातार इस ओर कार्य हो रहा है। अधिकारी वर्ग का मार्गदर्शन मिलता है, बच्चे, अभिभावक, आचार्य सभी मिलकर के इस ओर कार्य कर रहे हैं। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनः इस पर कुछ विचार करें। सौभाग्य से आदरणीय सह संगठन मंत्री जी के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि यह जो स्वदेशी की अवधारणा क्या है। स्वदेशी प्रायः वस्तुओं तक सीमित हो जाती है। प्रायः लोग यही समझते हैं कि स्वदेशी यानी कि स्वदेशी कोई एक वस्तु। तो ये स्पष्ट धारणा जब रहती है तो उससे कार्य करने में सरलता भी रहती है और व्यक्ति अपना भी मन वैसा ही बना के फिर अपने आगे का जीवन तैयार करता है। तो आवश्यकता है कि हम ये सब जान सकें कि स्वदेशी की स्पष्ट धारणा क्या है, ऐसा हम आग्रह करते हैं। स्वदेशी किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया में सिरमौर बनने के लिए आवश्यक है। भारत प्राचीन देश है, सनातन राष्ट्र है। जब दुनिया के अन्य देशों ने विकास की देहरी पे पैर भी नहीं रखा था तो भारत विकसित राष्ट्र था। इसलिए सोने की चिड़िया दुनिया के अंदर कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारतवर्ष के अंदर गांव-गांव विद्यालय थे, स्वदेशी पाठ्यक्रम था, स्वदेशी भाषा थी। गांव-गांव छोटे छोटे उद्योग थे जहाँ पक्का माल बनता था। तो कच्चे माल का उत्पादन भी हमारे गांव में ही होता था और पक्के माल का भी उत्पादन हमारे गांव में ही होता था। वस्त्र बनते थे, लोहा बनता था, लकड़ी का सामान बनता था। केवल अगर कोई बाहर से वस्तु आती थी तो वो केवल और केवल नमक आता था। उस समय भारत निर्यातक था, आयातक कम था, निर्यातक अधिक था। और स्वदेशी वस्त्र हम सब जानते हैं कि ढाका की मलमल की बहुत प्रसिद्धि दुनिया भर के अंदर थी, उसको सप्लाई करता था। इस भारतवर्ष से जो मसाले हैं, मसालों का भारत निर्यात करता था, दालों का भारत निर्यात करता था और इसलिए अनेक वस्तुओं का निर्यातक देश था स्वदेशी के कारण से। स्वदेशी भाषा थी, स्वदेशी खान पान रहन सहन था, वेशभूषा थी, स्वदेशी धर्म था और स्व के आधार पर स्व के स्वाभिमान से युक्त था। अगर स्व के स्वाभिमान पर किसी भी प्रकार की आँच आती थी तो पूरा देश खड़ा हो जाता था। यही स्वदेशी की अवधारणा है। आज भी स्वतंत्रता के बाद देश को अगर दुनिया के अंदर सिरमौर बनना है, महान राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़ा होना है,
तो स्वदेशी की संकल्पना लेकर ही स्वभाषा, स्ववेश, स्वधर्म, स्वविचार, स्वराष्ट्र के स्वाभिमान से युक्त हमको पीढ़ी निर्माण करनी पड़ेगी। उस प्रकार का भाव निर्माण करना पड़ेगा। केवल सामान्य नहीं तो संपूर्ण परिवर्तन स्व के आधार पर होगा, और स्व के स्वाभिमान से युक्त जब समाज बनता है तो निश्चित रूप से समाज विकसित होता है। दुनिया के अंदर निर्भरता दुनिया पर कम होती है, आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाता है। आज आत्मनिर्भरता की ओर ही भारत बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वत्व के विकास के लिए, स्वत्व से स्वाभिमान जागता है, स्वत्व से स्वावलंबन पैदा होता है। यह बात हमने अभी सुनी और इससे स्पष्ट हो रहा है कि स्वदेशी का जो विचार है, स्वदेशी की जो अवधारणा है, बहुत व्यापक है और उसको हमें उसी परिवेश में सबको समझने की आवश्यकता है। परंतु ये भी एक विचार है कि स्वदेशी का एक विचार है और स्वदेशी के विचार के आधार पर जो व्यवहार है उसकी सीमाएं कभी कभी सीमित दायरे तक रहने की हम लोग विचार कर लेते हैं तर्क कुतर्क के आधार पर। तो इसको स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि स्वदेशी का जो विचार और व्यवहार, इसकी सीमा कहाँ तक हो सकती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसका श्रद्धेय दीनदयाल जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने किया है कि हमको विदेश से लेना भी पड़ेगा, लेकिन क्या लेना चाहिए? ज्ञान हमको वैश्विक चाहिए, तकनीक हमको वैश्विक चाहिए, लेकिन यथावत नहीं चाहिए। उसका हमको स्वदेशीकरण करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि विदेशी का स्वदेशीकरण और स्वदेशी का युगानुकूलकरण, जो प्राचीन था, प्राचीन को आज की तकनीक के साथ में जोड़कर उसका विकास करना पड़ेगा। और इसलिए केवल हम आज जो विश्व खड़ा हो गया है, कोई भी विश्व केवल अपने बल पर आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया से उन्हें लेन देन का आदान प्रदान करना ही होगा। और इसलिए क्या लेना क्या नहीं लेना, इसका विवेक राष्ट्र को चाहिए। सब कुछ दुनिया से लेना, ये संकल्पना ठीक नहीं है। हम जो हमारे देश के अंदर अभाव है, हमारे देश के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं, उनको अपने देश में ही उनको बनाने का, उत्पादन करने का, उन पर व्यवहार करने का आवश्यकता है। और दुनिया से कम लेना, और लेने के बाद भी उसका भारतीयकरण करना। जो तकनीक है आज बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, तकनीक का विकास भी करना, दुनिया से नई नई तकनीक लेना। युद्ध के क्षेत्र में हमको नई नई तकनीकें चाहिए, जो युद्ध सामग्री हमको बनानी पड़ती है। हमको कल कारखाने चलाने हैं, उद्योग के क्षेत्र में तकनीक चाहिए, इसलिए वो लेनी पड़ेगी हमको। कई बार लोग सोचने लगते हैं, अरे साहब इस कार तो विदेशी है, ये तो अमुक विदेशी है। तो ये विदेशी नहीं है, जो अब अगर आज आवश्यकताएँ उनको तो लेना ही पड़ेगा। मोबाइल है, आज देश ने ध्यान देना शुरू किया है तो हार्ड कोर में भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो स्वदेशी की तरफ स्वदेशी की धारणा स्वदेश ने पहचानी है। और इसलिए स्टार्टअप की जो भावना आई है भारतवर्ष में, कुछ वर्षों से आई है, अपनी साइंटिफिक ढंग से, अपनी वैज्ञानिक पद्धति से अपने ही देश के अंदर तकनीक को विकसित करना। और हम देखते हैं कि इस समय जो चंद्रयान गया है वह भी भारतीय स्वदेशी कई द्वारा वस्तुओं से निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से अब भारत स्वदेशी की दिशा में गतिशील हुआ है। स्वदेशी की भावना को भी सबने पहचाना है। भारत में स्वदेशी का वातावरण बनना प्रारंभ हुआ है। स्वदेशी का जो विचार है, अभी जैसे ध्यान में आया कि हमको वैश्विक स्तर पर सोचना है, सीमित दायरे से ऊपर उठ करके। तो निश्चय ही, और जैसा एक आजकल विचार चल रहा है दुनिया का, हमारा जो विचार है बहुत पुराना है, वसुधैव कुटुम्बकम। संपूर्ण धरती को हमने परिवार पहले से ही माना। आज उसकी बात बड़ी तेज़ी से मुखर हो रही है और हमारी सरकार भी उस ओर पर ध्यान दे रही है। तो ये जो संपूर्ण समाज है उसकी मनोदशा भी वैसी ही बने। तो हम वैश्विक सोच करके और उसी प्रकार से बड़ा मन बना के कार्य करें, यह बात हमारी एक तरह से स्पष्ट हुई है। तो निश्चय ही स्वदेशी का विचार और स्वदेशी का व्यवहार ये हमारा अच्छा बने।
हम विद्या भारती में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और स्वदेशी के लिए बहुत अच्छे ढंग से योजनाबद्ध तरीके से, जैसे हम सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है 25 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निरंतर एक सप्ताह में स्वदेशी भाषा, स्वदेशी विचार, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी तकनीकी, स्वदेशी अन्य चीज़ें सब पर विचार करते हैं, बच्चों में संस्कार देने का काम करते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से विद्या भारती के कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं या हम जो जिनकी ओर कर रहे हैं, जिनकी ओर ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं जो कभी बहुत छोटे थे, आचार्य जो है नवीन पीढ़ी के आचार्य आ रहे हैं, तो परंतु उनमें ये विचार अभी जैसा चाहिए स्वदेशी के प्रति वैसा नहीं है। तो हम ये पुनः इस विचार को विद्या भारती के माध्यम से परिवारों तक, त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, खान पान है, ये हम कैसे उनकी ओर ध्यान दिला सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमने देखा होगा कि जो कोरोना का काल आया, कोरोना के काल में एक महामारी का संकट सारी विश्व मानवता पर था। उस समय हमने मार्केट से सब चीज़ें खरीदना बंद की, घर के ही सारी चीज़ें उत्पादन की। उस समय एलोपैथी इतना कारगर नहीं हुई जितना आयुर्वेद और होम्योपैथिक लोगों के इलाज में कारगर हुई, और इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं पर विश्वास बढ़ा। योग जो हमारी भारतीय पद्धति थी, योग को उस समय हमारे समाज ने स्वीकार किया और हमारे ही नहीं दुनिया ने फिर योग को स्वीकार किया। योग से लोग स्वस्थ हो गए, उनकी जो इम्यूनिटी वह भी बढ़ी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वह भी बढ़ी। दूसरा, भाषा की दृष्टि से हम विदेशी भाषाओं को सीखेंगे तो सही, एक नहीं अनेक भाषाएं सीखेंगे, लेकिन गर्व किस पर करना? गर्व अपनी भाषा पर करना, अपनत्व पर गर्व करना, स्व के प्रति, जैसे मैंने कहा, स्व के प्रति गौरव भाव जब रहता है तब हम करते हैं। हम दुनिया को अच्छा बताएं और अपने सब चीज़ों को ख़राब बताएं। हाँ, इतना ज़रूर करना पड़ेगा कि इस दुनिया के आज की दौड़ में हमारे जो निर्माता हैं, जो सामग्री निर्माण करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनको सस्ती, अच्छी, टिकाऊ वस्तुएं देनी पड़ेंगी। अब हमने देखा कि दुनिया ने इतनी महंगी दवाएं बनाई, महंगी दवाएं देने की बात कही दुनिया के कोरोना के काल में, लेकिन भारत ने इतनी तेज़ी से स्व के प्रति जब स्वाभिमान बना कि हम भी दवाएं निर्माण कर सकते हैं, तो हमने कोरोना की दवाएं बनाई। और हमने केवल अपने लिए नहीं बनाई, जैसे आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत में रहा है, उस भावना से धन कमाने के लिए नहीं, मानवता की सेवा के लिए हमने विश्व भर के अंदर कम से कम 65 देशों के अंदर दवाएं दी, और बहुत कम कीमत पर, कुछ देशों को तो निःशुल्क ही दवाएं दी। यह जो भावना है, यह भावना आज हमारी पीढ़ी में निर्माण करनी पड़ेगी कि हम अपने लिए न जिएं, संपूर्ण विश्व के लिए जिएं, संपूर्ण मानवता के लिए जिएं। और इसलिए स्वदेशी का हेतु यह है कि मानवीय संवेदनाएं आज के हमारी पीढ़ी के अंदर निर्माण हों, लेकिन मानवीय संवेदनाएं तभी निर्माण होंगी जब अपने पर गौरव का भाव होगा, हमारे महापुरुषों पर, हमारे इतिहास पर, हमारी भूगोल पर, हमारे साहित्य पर, हमारे दर्शन पर, हमारे संगीत पर, हमारे पुराने खेल हैं। आज आ रहा है कि भाई जो भारतीय परंपरागत खेल हैं उनको खिलाया जाए, शिक्षा नीति में आया है। तो ये सब चीज़ें आज हमको अपनानी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विदेश से कुछ लेंगे ही नहीं, या विदेश की बहुत सी चीज़ों की जो आज उपयोगी हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, उनका भी उपयोग करेंगे। हमको अपने देश के विकास के लिए सब कुछ बाहर से भी लेना और अंदर की चीज़ों को भी युगानुकूल बनाना, आधुनिक बनाना, उसी के आधार पर देश पुनः और विश्वगुरु बन सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं और नई पीढ़ी को हम जैसा बता सकें, कहीं न कहीं हमारी पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था है, पुरानी का तात्पर्य हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उससे नहीं है, जो अभी जो हमारे जो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था रही, उस काल की शिक्षा के आधार पर रखें तो हमने उतना बता नहीं पाया लोगों को कि हमारा देश गौरवशाली कैसा था, हमारी परंपराएं कैसी अच्छी थी,
हमारी संस्कृति कितनी महान थी, ये सब हमने नहीं बता पाया। आज उसकी आवश्यकता है, तो वो ऐसे कौन कौन से कुछ प्रयास हो सकते हैं जो अभिभावकों में ये विचार जाए, क्योंकि हमने अनुभव किया कि जैसे एक शब्द है मम्मी मम्मी, तो बच्चे जब परिवार में मम्मी कहते हैं तो लोग उनको, हम कहते हैं कि माता पिता को माता पिता करके बोलिए, मम्मी पापा नहीं कहिए, एक सामान्य बात है। लेकिन घर पर माता पिता मम्मी पापा शब्द का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, और ऐसे ही संगीत है, अन्य अन्य बातें हैं। समाज के अंदर म्यूजिक इस प्रकार का है कि उनमें सब विदेशी शब्द आ गए हैं। तो उन सब से हम कैसे मतलब बच करके अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं कि परिवार में स्वदेशी के प्रति माता पिता की भूमिका, अभिभावकों की भूमिका क्या हो सकती है? एक तो बालकों में, अभिभावकों में, समाज में भाव जगाना पड़ेगा कि हम आज स्वतंत्र हैं। एक लंबे समय तक हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, तो स्वतंत्रता के संग्राम के समय हमारा हथियार क्या था? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों गांधी जी विदेश में पढ़कर आए, लेकिन हमने देखा कि स्वदेशी के प्रति कितना आग्रह था। उन्होंने धोती, जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो भी भारतीय वेश में गए, वहाँ लोगों ने दबाव बनाया कि यहाँ के वेश में रहिए, कोट पहनिए, पैंट पहनिए, सूट पहनिए। गांधी जी ने मना कर दिया कि मुझे भाग लेने देना है तो लेने दीजिए। इतना आग्रह जीवन में चाहिए स्व के प्रति। शास्त्री जी कभी जीवन भर धोती नहीं छोड़ी, उन्होंने भारतीय वेश में, भारतीय परिधान में ही वो रहे। और इसलिए उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया, नमक आंदोलन चलाया गांधी जी ने, स्वदेशी ही अपनाएंगे, विदेशी सामान की होली जलाई। तो उसके कारण देश में एक वातावरण बना। उसी प्रकार का वातावरण आज बनाना पड़ेगा, एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, भाषा के प्रति आंदोलन चलाना पड़ेगा। भाषा का गौरव भाव जगाने के लिए एक प्रतिवर्ष एक सप्ताह मनाना पड़ेगा हमारे देश को। गौरव, हालांकि वैश्विक स्तर पर मातृभाषा के एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन भारतीय आधार पर एक सप्ताह का और निरंतर इसका आग्रह, केवल आंदोलन नहीं, आग्रह। हम अपनी ही भाषा में बात करेंगे, अपनी ही भाषा में बोलेंगे, हम अपने घर के अंदर अपनी संस्कृति के अनुसार त्यौहार मनाएंगे, व्यवहार करेंगे, उत्सव मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, नामकरण रखेंगे। हम इधर उधर के नामकरण नहीं रखेंगे। जिनका हमारे देश के अंदर नामकरण की पद्धति थी, उसका एक भाव था, नाम का कोई भाव रहता था, लेकिन अब इधर उधर के नाम रख लेते हैं, उसका कोई भाव नहीं रहता है। और इसीलिए यह जो है धीरे धीरे आग्रह करना पड़ेगा आज की पीढ़ी को। अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो पश्चिम के अंदर हमारे शब्दों का उपयोग शुरू हो गया, पश्चिम के अंदर हमारी संस्कृति का उपयोग शुरू हो गया, पश्चिम के अंदर हमारे अब देश का आप देखते होंगे, आप तो वृंदावन के में तमाम इस्कॉन में और विदेशी महिलाएं आती हैं, विदेशी पुरुष आते हैं, धोती बांधते हैं, साड़ी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, माला जपती हैं। ये परिवर्तन है, ये धीरे धीरे परिवर्तन ये आ रहा है। जब बाहर के लोग हमारे शब्दों को अपनाएंगे तो हमारे देश के लोग भी विवश हो जाएंगे उन शब्दों को। अभी एक होड़ है, एक दौड़ है शब्दों की, इसीलिए चाहे मम्मी हो, डैडी हो और पापा हो, ये शब्द हैं। दूसरा जन्मदिन मनाने की पद्धतियां हों, काफ़ी परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। आग्रह से परिवर्तन आता है, दुराग्रह से परिवर्तन नहीं आता है। अपने से शुरू करें, हम सब लोग अपने से अगर शुरू करते हैं तो फिर बच्चे देखते हैं, बच्चे देख कर उनमें जीवन में परिवर्तन आता है। जब देखते हैं तब परिवर्तन आता है। चरण स्पर्श हमने देखा कोरोना के काल में, और नमस्ते सारी दुनिया के अंदर नमस्ते शुरू हो गई। जो हाथ मिलाते थे तो कोरोना हो जाता था, इसलिए लोग हाथ नहीं मिलाते थे, तो नमस्ते शुरू हो गई सारी दुनिया के अंदर। आयुर्वेद की दवाओं का चलन प्रारंभ हो गया दुनिया भर के अंदर, और भारतीय औषधियों का बहुत बड़ा निर्यात प्रारंभ हो गया दुनिया के अंदर। तो उस दिन से योग का प्रारंभ हो गया, जैसा मैंने कहा कोरोना के काल के अंदर। तो धीरे 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 हमको अपनेपन पर आग्रह प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारी चीज़ें भी अच्छी हैं, उनका कोई भाव है, चूँकि विदेशी जो शब्द है उनका कोई भाव पक्ष नहीं है, वो उनमें भावना नहीं है। हमारे देश में भावना है।
माँ में हमारी ऐसी भावना है कि माँ के ऋण से और ऋण नहीं हो सकते हम जीवन भर के अंदर। माँ में वो है। हम बोलते क्या हैं? हम मातृभूमि की जय बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। मैं बच्चों से कई बार विद्यालयों में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई घर में क्या बोलते हो? बच्चे कहते हैं मम्मी बोलते हैं। और मैंने कि भारत माता को भारत मम्मी क्यों नहीं कहते हो? हंस जाते हैं बच्चे। तो मैंने कहा भारत मम्मी की जय बोला करो। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत मम्मी की जय क्यों बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। तो वहाँ माता है और घर में मम्मी है, तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो ये बच्चों के अंदर इस प्रकार के भाव भावनाएं जगाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। यह अपने को आत्मविश्वास भी चाहिए कि हम आग्रह करते रहेंगे, अपने से आंदोलन को शुरू करेंगे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार से, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हमारी पीढ़ी ये परिवर्तन देखना चाहती है, अपनी आंखों से देखना चाहती है। तो ये हमने संपूर्ण चर्चा में ये निष्कर्ष के तौर पर ये देखा कि संपूर्ण जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा देश है, निरंतर महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमने जो कार्य किया किसी भी क्षेत्र में, और वो सभी बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ, जिसके कारण आज हम लोग सभी गर्व की अनुभूति करते हैं। शिक्षा है, संस्कृति है, कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं सभी में स्वत्व के भाव के कारण, स्वाभिमान के कारण, और ये सब यशस्वी रहा जो दुनिया आज भी उसको मानती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, सब प्रकार से स्वदेशी के प्रति उनको सचेत करें, उनको बताएं कि ये क्या चीज़ है। तो स्वदेशी से स्वत्व का जागरण होगा, स्वाभिमान पैदा होगा, स्वावलंबन आएगा, संपूर्ण अपने अंदर एक चेतना जागृत होगी। तो हमारा ये निश्चय ही जो आगे आने वाला समय है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, ये हमको सदैव ध्यान रखेंगी कि हमारा गौरवशाली देश है। ऐसा हमने ये सब सुना तो स्वदेशी की अवधारणा स्पष्ट हुई। स्वदेशी का विचार और व्यवहार हमारा वैश्विक बने, उसी तरह से हमारा व्यवहार बने। और विद्यावार्थी का जो प्रयास है वो निरंतर स्तुत्य है, सराहनीय है। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, उसमें हमारे आचार्यों की भूमिका है। और मुख्य बात है इसमें जो हमारा नेतृत्व है, हमारे अधिकारीगण हैं जो हमें इस दिशा और दृष्टि प्रदान करते हैं। तो जो हमने आज सुना इसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। बड़े जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, समाज के अन्य लोग हैं, वो स्वाभिमान से आग्रहपूर्वक और ये गर्व करें कि मैं स्वदेशी भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी परंपराएं, स्वदेशी हमारी जो अन्य चीज़ें उनको अपनाएंगे। किसी भी प्रकार का कहीं भी इसमें कोई संकोच न करें, ऐसा एक आग्रह है। मैं समझता हूँ कि आज आपने जो उद्बोधन सुना, जो वार्ता सुनी, वो हमारे सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आदरणीय सह संगठन मंत्री जी का मैं विनम्र आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी भिन्न भिन्न विषयों पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से भारतीय विचार के सारे प्रसार में लगे रहें, ऐसी शुभकामनाएं।